दोस्तों नेटफ्लिक्स की तरफ से एक मिनी सीरीज हमें देखने को मिल रही है वेवर्ड करके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो मैं आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। वेवार्ड नेटफ्लिक्स के लिए में मार्टिन की एक रहस्य थ्रिलर सीमित श्रृंखला। इसे नेटफ्लिक्स पर 25 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया था। आधार टॉल पाइन्स में जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। परेशान किशोरों के लिए एक अकादमी से भागने की कोशिश के बाद दो छात्र एक नए स्थानीय पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर शहर के अंधेरे और गहरे रहस्यों का पता लगाते हैं। गालना मुख्य टोनी कोलेट एवलिन वेड के रूप में टॉल पाइन्स अकादमी की प्रधानाध्यापिका में मार्टिन एलेक्स डेम्पसी एक युवा पुलिस अधिकारी जो टॉल पाइन्स में नया है। सारा गैडॉन लॉरा रेडमैन एलेक्स की गर्भवती पत्नी, टॉल पाइन्स की पूर्व छात्रा एलिविया एलिन लिंड लीला एक परेशान किशोरी जिसने हाल ही में अपनी बहन को खो दिया है। सिडनी टॉपलिफ एबी के रूप में लीला की सबसे अच्छी दोस्त जिसे टॉल पाइन्स अकादमी भेजा जाता है। ब्रैंडन जे मैक्लारेन ड्वेन एंड्रयूज एलेक्स के पुलिस बल में साथी। टाटियावना जोन्स रैबिट टॉल पाइन्स अकादमी की लड़कियों की मुखिया। इसोल्डे आर्डीज स्टेसी के रूप में टॉल पाइन्स अकादमी में एबी की रूममेट। जोशुआ क्लोज डक के रूप में टॉल पाइन्स अकादमी में लड़कों का मुखिया। पुनरावर्ती पैट्रिक जे एडम्स मिस्टर वायट टर्नर लीला और एबी के मार्गदर्शन सलाहकार। पैट्रिक गैलाघर चीफ बार्टेल के रूप में टॉल पाइन्स के पुलिस प्रमुख। गेज मुनरो रिले के रूप में वह छात्र जो टॉल पाइन्स अकादमी से लापता हो जाता है। बायर्न मान ब्रायन एबी के सख्त पिता। जेनी रेवेन कार्ला एबी की मां। सिंथिया रिची क्लेयर के रूप में एबी की अति उपलब्धियों वाली बहन। डोनाल्ड मैकलीन जूनियर काइल लीला के बड़े प्रेमी के रूप में। जॉन डैनियल रोरी एक टॉल पाइन्स छात्र जो एबी से दोस्ती करता है। सारा लिन गैडन एक जन्म 4 अप्रैल 1987 2 एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत कई टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिका से की, जैसे कि आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क 1999, म्यूटेंट एक्स 2002 और डार्क ऑरेकल 2004। उन्होंने विभिन्न टेलीविजन प्रस्तुतियों में एक आवाज अभिनेत्री के रूप में भी काम किया। गैडन को डेविड क्रोनबर्ग की फिल्मों ए डेंजरस मेथड 2011, कॉस्मोपोलिस 2012 और मैप्स टू द स्टार्स 2014 में उनकी भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। उन्होंने डेनिस विलेन्यूवे की थ्रिलर एनिमी 2013, पीरियड ड्रामा बेले 2013 और एक्शन हॉरर फिल्म ड्रैकुला अनटोल्ड 2014 में भी अभिनय किया। 2015 में गैडन ने कॉमेडी ए रॉयल नाइट आउट में एक युवा एलिजाबेथ द्वितीय को चित्रित किया। अगले वर्ष उन्होंने पीरियड फिल्म इंडिग्नेशन में अभिनय किया और अलौकिक थ्रिलर द नॉवेल लाइफ ऑफ लुई ड्रेक्स में सहअभिनय किया और स्टीफन किंग के उपन्यास 11/22-63 के रूपांतरण हुलू मिनीसीरीज 11/22-63 में सैडी डनहिल के रूप में अभिनय किया। 2017 में गैडन ने सीबीसी मिनीसीरीज अलियास ग्रेस में ग्रेस मार्क्स की मुख्य भूमिका निभाई, जो इसी नाम के मार्गरेट एटवुड उपन्यास पर आधारित है, और अपने तीसरे सीजन में क्रेव सिटकॉम लेटरकेनी के कलाकारों में शामिल हो गई। अगले वर्ष उन्होंने पीरियड ड्रामा द ग्रेट डार्कन डेज में एक प्रमुख भूमिका निभाई। गैडॉन को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एलियास ग्रेस, एनिमी और द ग्रेट डार्कन डेज के लिए 3 कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड शामिल है। 3, 4, 5, 6 2016 में उन्होंने अलायंस ऑफ कैनेडियन सिनेमा, टेलीविजन और रेडियो आर्टिस्ट्स एक्ट्रा द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार अर्जित किया। 7 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गैडॉन का जन्म टोरंटो, ओंटारियो में एक मनोवैज्ञानिक पिता और शिक्षिका मां के घर हुआ था। 8 उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम जेम्स है।
गैडॉन का वंश ब्रिटिश और इतालवी है। 9. उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय एक नर्तकी के रूप में प्रशिक्षण और प्रदर्शन में बिताया, जिसमें कनाडा के नेशनल बैले स्कूल में जूनियर एसोसिएट के रूप में और क्लाउड वॉटसन स्कूल फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक छात्र के रूप में समय बिताया। 10. उन्होंने 2005 में वॉन रोर अकादमी से ओंटारियो स्कॉलर के रूप में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 11. 2014 तक उन्होंने इनिस कॉलेज में टोरंटो विश्वविद्यालय के सिनेमा अध्ययन संस्थान में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। 12. 13. आजीविका। इस अनुभाग को अद्यतन करने की आवश्यकता है। कृपया इस लेख को हाल की घटनाओं या नई उपलब्ध जानकारी के अनुसार अद्यतन करने में सहायता करें। अगस्त 2025। गैडन ने 11 साल की उम्र में ही अभिनय की शुरुआत कर दी थी, जब उन्होंने ला फेम निकिता 1998 के एक एपिसोड में जूलिया की भूमिका निभाई थी। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने विभिन्न टेलीविजन धारावाहिकों में एपिसोडिक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क 1999 में मोनिका, ट्वाइस इन अ लाइफटाइम 2000 में यंग लॉरा बर्नहेम, म्यूटेंट एक्स 2002 में कैथरीन हार्टमैन, 2004 में डार्क ऑरेकल में क्लाउडिया, लाइफ विद डेरेक 2005 में विकी और फ्लैश पॉइंट 2008 में ताशा रेडफोर्ड शामिल है। 2011 में गादोन। उनके नाम कई टेलीविजन फिल्में भी है। अपनी पहली फिल्म द अदर मी 2000 में हीथर की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ टीवी कलाकारों की टुकड़ी के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य भूमिकाओं में फैंटम ऑफ द मेगाप्लेक्स 2000 में सारा, व्हाट गर्ल्स लर्न 2001 में सामंथा, कैडेट केली 2002 में अमांडा, कोल ब्रेकर्स 2005 में जूलिया नॉर्टन और द कटिंग एज, चेजिंग द ड्रीम 2008 में सेलेस्टे मर्सियर शामिल है। गैडन ने कई टेलीविजन सीरीज में आवर्ती भूमिकाएं निभाई। द बॉर्डर 2008 से 2009 में जो केसलर, बीइंग एरिका 2009 में केटी एटकिंस, हैप्पी टाउन 2010 में जॉर्जिया ब्राविन और मर्डोक मिस्ट्रीज 2009 से 2011 में रूबी ओर्गेन। वह एनिमेटेड सीरीज रूबी ग्लूम 2006 से 2008 में शीर्षक पात्र, टोटल ड्रामा 2007 से 2011 में बेथ और फ्रेंड्स एंड हीरोज 2007 से 2009 में पोर्टिया की आवाज के पीछे भी है। रूबी ग्लूम में उनके काम के लिए गैडॉन को 2008 में एनिमेटेड प्रोग्राम या सीरीज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत या सामूहिक प्रदर्शन के लिए जेमिनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2005 में उन्होंने डगलस हेंशॉल के साथ सहाभिनीत एक प्रचार फिल्म व्हेयर लव रेन्स के लिए फिल्मांकन किया। 14. उनकी फिल्मोग्राफी में फीचर और लघु दोनों तरह की फिल्में शामिल है। उनकी पहली फीचर फिल्म फास्ट फूड हाई 2003 थी, जिसमें उन्होंने जो का किरदार निभाया था। उन्होंने डार्क कॉमेडी सिबलिंग्स में मार्गरेट, चार्ली बार्टलेट 2007 में प्रिसिला और लेस्ली, माई नेम इज एविल 2009 में लॉरा का किरदार निभाया था। उनकी लघु फिल्मों में बर्जन एंड फेड 2007 में हेली, ग्रेंज एवेन्यू 2008 में जूलिया और स्पोलिएशन 2008 में गैब्रिएल शामिल है। बर्जन एंड फेड ने वर्ल्डफेस्ट ह्यूस्टन फेस्टिवल में मूल नाटकीय लघु फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार जीता। उन्होंने लघु इंडी फिल्म द ओरिजिन ऑफ टेडी बियर्स में मैडिसन की भूमिका भी निभाई। 15. 2011 में गैडन ने डेविड क्रोनबर्ग की फिल्म कॉस्मोपोलिस में रॉबर्ट पैटिंसन के साथ उनकी 22 दिनों की ऑनस्क्रीन पत्नी एलिस शिफरिन की भूमिका निभाई। उन्होंने केन फोलेट की बेस्टसेलर वर्ल्ड विदाउट एंड के 8 घंटे की इवेंट सीरीज के टेलीविजन रूपांतरण में फिलिप्पा की भूमिका निभाई। 16. उन्होंने ब्रैंडन क्रोनबर्ग की पहली फिल्म एंटीवायरल में हन्ना गीस्ट की भूमिका निभाई, जो एक विज्ञानकथा की दुनिया की एक मेगास्टार है, जहां प्रशंसक अमीर और प्रसिद्ध लोगों की बीमारियों से संक्रमित होने के लिए पैसे देते हैं। 17. 18. 2012 में
वह डेविड क्रोनबर्ग की फिल्म ए डेंजरस मेथड में कार्ल जंग की पत्नी एम्मा के रूप में और जे एडम ब्राउन के साथ एक कनाडाई लघु फिल्म येलो फिश में दिखाई दीं। 23 मई 2012 को कांस में बिर्क्स ने टेलीफिल्म कनारा के उद्घाटन ट्रिब्यूट टू कैनेडियन टैलेंट प्रेस इवेंट और रिसेप्शन के दौरान गैडॉन और एमिली हैम्पशायर को पहला बिर्क्स कैनेडियन डायमंड पुरस्कार प्रदान किया। 20 अप्रैल 2023 में नेटफ्लिक्स ने में मार्टिन की 8 भागों वाली एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें मार्टिन भी मुख्य भूमिका में होंगी। मार्टिन ने रयान स्कॉट के साथ श्रृंखला में शोरनर के रूप में काम किया, साथ ही कार्यकारी निर्माता भी। इसका निर्माण लंदन और लॉस एंजल्स स्थित ऑब्जेक्टिव फिक्शन और कनारा के स्फीयर मीडिया द्वारा किया गया है। 2 स्कॉट ने बेन फेरेल के साथ ऑब्जेक्टिव फिक्शन के लिए हन्ना मैके, जेनिफर कवाजा और ब्रूनो दुबे के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया है। 3 श्रृंखला को शुरू में टॉल पाइंस कहा जाता था। 4 मार्टिन ने कहा कि यह एक ऐसी कहानी है जिसे वे वर्षों से बताने के लिए मर रहे थे। 5 ब्रैंडन जे मैक्लारेन मई 2024 में कलाकारों में शामिल हुए। 6 जून 2024 में सारा गादोन, टोनी कोलेट, पैट्रिक जे एडम्स, एलिविया एलिन लिंड, पैट्रिक गैलाघर, सिडनी टॉपलिफ और जोश क्लोज कलाकारों में शामिल हुए। 7, 8, 9 फिल्मांकन 2024 के मध्य में कनारा के ओंटारियो में शुरू हुआ। 10, 11, 12 मुक्त करना। वेवार्ड का प्रीमियर 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्राइम टाइम कार्यक्रम में हुआ। 13-25 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग रिलीज से पहले। 14 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 73% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। 15 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 17 आलोचकों के आधार पर 100 में से 71 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल दर्शाता है। एलिविया एलिन लिंड, जन्म 2006 या 2007, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने सीबीएस डेटाइम सोप ओपेरा द यंग एंड द रेस्टलेस 2011 से 2021 में फेथ न्यूमैन टेलीविजन के लिए बनी फिल्मों डॉली पार्टन्स कोट ऑफ मेनी कलर्स 2015 और डॉली पार्टन्स क्रिसमस ऑफ मेनी कलर्स सर्कल ऑफ लव 2016 में 9 वर्षीय डॉली पार्टन, नेटफ्लिक्स सीरीज डेब्रेक 2019 में एंजेलिका ग्रीन और सिफाई बटा यूएसए नेटवर्क हॉरर टेलीविजन सीरीज चकी 2021 से 2024 में लेक्सी क्रॉस की भूमिकाएं निभाईं। आजीविका। लिंड ने 2013 में डार्क स्काइज फिल्म से अपनी फीचर फिल्मी शुरुआत की। 2011 से 2021 की शुरुआत तक उन्होंने टेलीविजन डेटाइम सोप ओपेरा द यंग एंड द रेस्टलेस में फेथ न्यूमैन की भूमिका निभाई। उन्होंने टेलीविजन सीरीज रिवेंज में युवा अमांडा क्लार्क और ट्रांसपेरेंट में ग्रेस की भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने एनसीआईएस और मास्टर्स ऑफ सेक्स जैसी सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 2014 में वह फीचर फिल्म ब्लेंडेड में दिखाई दीं। 2016 में लिंड ने अमेजन स्टूडियोज के विशेष कार्यक्रम एन अमेरिकन गर्ल स्टोरी मैरीलेन 1955 एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिसमस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकन गर्ल के किरदार मैरीलेन लार्किन की भूमिका निभाई। 4 लिंड को नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज डेब्रेक में एंजेलिका ग्रीन की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 5 2021 से 2024 तक लिंड चकी में लेक्सी क्रॉस की भूमिका में दिखाई दीं। व्यक्तिगत जीवन। लिंड अभिनेत्री बारबरा एलिन वुड्स और निर्माता जॉन लिंड की सबसे छोटी बेटी है। उनकी 2 बड़ी बहनें नताली एलिन लिंड और एमिली एलिन लिंड भी अभिनेत्री है। 1 फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2011 से 2021 युवा और बेचैन फेथ न्यूमैन 284 एपिसोड। 2012 से 2015 बदला युवा अमांडा क्लार्क आवर्ती भूमिका सीजन 2, 4। 2012 से
2014 पिताजी को दौड़ते हुए देखे, चालट आवर्ती भूमिका। 2013 NCIS एम्मा डेली एपिसोड, होमसिक। 2014 पारदर्शी अनुग्रह आवर्ती भूमिका, सीजन 1 से 2। 2015 एक घातक दत्तक ग्रहण सुली बेंसन टेलीविजन फिल्म, सेक्स के उस्ताद जेनी मास्टर्स आवर्ती भूमिका, सीजन 3-4। गेमर्स के लिए लगभग हर चीज की मार्गदर्शिका टीना एपिसोड, पुड्डिन पार्टी। डॉली पार्टन का कई रंगों वाला कोट, डॉली पार्टन टेलीविजन फिल्म। 2016 शिक्षक अन्निका एपिसोड, हॉट लंच। डॉली पार्टन का कई रंगों वाला क्रिसमस, प्रेम का चक्र डॉली पार्टन टेलीविजन फिल्म। 2018 9 जनवरी 2001 लिली एपिसोड, पायलट। एलेक्सा और केटी साशा एपिसोड, ट्राईआउट्स और लाटेड आउट्स। 2019 भविष्य का आदमी लग नट आवर्ती भूमिका, सीजन 2। भोर एंजेलिका ग्रीन मुख्य भूमिका। 2021 से 2024 चकी लेक्सी क्रॉस। मार्टिन ने लंबे समय के सहयोगी जो हैम्पसन के साथ 2020 चैनल 4 कॉमेडी सीरीज फील गुड का सहनिर्माण, लेखन और अभिनय किया। 25, 26 दूसरा सीजन 2021 में रिलीज किया गया था। 27, 28 यह शो रिश्तों, विचित्रता, लत और विशेषाधिकार से निपटता है। 5 द गार्जियन की लूसी मैंगन ने अपनी समीक्षा में श्रृंखला को बेदाग लिखा और ठीक से मजेदार बताया। 28 2022 में मार्टिन एलोएल लास्ट वन लाफिंग कनारा में दिखाई दिए। 29 उस वर्ष बाद में मार्टिन HBO मैक्स श्रृंखला द फ्लाइट अटेंडेंट में ग्रेस सेंट जेम्स के रूप में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए। 2023 में मार्टिन चैनल 4 के कॉमेडी गेम शो टास्कमास्टर की सीरीज 15 में नजर आए और जीते। 30 अगस्त 2023 में कॉमेडियन फॉर्च्यून फीमस्टर, टिग नोटारो और मार्टिन ने हैंडसम पॉडकास्ट की शुरुआत की। 31 मार्टिन को सैप के लिए 2024 के जूनो अवार्ड्स में कॉमेडी एल्बम ऑफ द ईयर के लिए जूनो अवार्ड नामांकन मिला। 32 2024 में मार्टिन ने CBC के द नेचर ऑफ थिंग्स, केसिंगटन कम्युनिकेशंस और गे एजेंडा के सहयोग से के एक एपिसोड फ्लूइड लाइफ बियॉन्ड द बाइनरी की मेजबानी की। 1 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में मार्टिन लैंगिक और लैंगिक तरलता के पीछे के विज्ञान की पड़ताल करते हैं और लैंगिक गैरानुरूपता वाले युवाओं और अन्य विशेषज्ञों से बात करते हैं। 33, 34, 35 नेटफ्लिक्स के लिए मार्टिन की टेलीविजन सीरीज वेवार्ड का निर्माण 2024 में शुरू हुआ। 36, 37, 38 मार्टिन का पहला स्टूडियो एल्बम आई एम अ टीवी 27 फरवरी 2025 को यूनिवर्सल म्यूजिक कनाडा द्वारा रिलीज किया गया था, जिसकी ध्वनि को इंडी रॉक बताया गया था। सभी गाने स्वलिखित थे, जिनका निर्माण जेसन कूज और द डार्सीज के वेस मार्स्केल ने किया था। 39 व्यक्तिगत जीवन, मार्टिन का एक बड़ा भाई है। 4-5 उनके दादा अभिनेता टॉम चैटो थे। 7 उनके पैतृक चाचा कलाकार और अभिनेता डैनियल चैटो है, जिनकी शादी किंग चार्ल्स III की चचेरी बहन लेडी सारा चैटो से हुई है। 4 जून 2021 में मार्टिन ने खुद को एक क्वीर व्यक्ति बताया। 11 2021 में नॉन बाइनरी के रूप में सामने आए। 40-41 वे उन्हें सर्वनाम का उपयोग करते हैं। 2 और 2021 के अंत में टॉप सर्जरी हुई। 24 मार्टिन ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को डेट किया है। अप्रैल 2021 में उन्होंने कहा कि वे उभयलिंगी है, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी कामुकता को लेबल करने का विरोध किया था। 4-40-42 दिसंबर 2023 में मार्टिन रियलिटी टेलीविजन पर्सनालिटी पार्वती शैलो के साथ रिश्ते में थे, जिन्हें सर्वाइवर के कई सीजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए जाना जाता है। 43 शैलो ने जनवरी 2025 में पीपल पत्रिका को बताया कि उनका रिश्ता एक अस्थिर स्थिति में था। 44 एडम ग्रांट के साथ 2024 के एक साक्षात्कार में
मार्टिन ने अपने एडीएचडी निदान और विकार के साथ अपने अनुभव पर चर्चा की। 45 फिल्मोग्राफी। पतली परत। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2000 एक छोटी बात अनुग्रह लघु फिल्म। टेलीविजन। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2003 कॉमेडी की क्रीम टीवी विशेष केवल लेखक। 2012 पीछे छोड़ मी टेलीविजन लघु। 2014 मेरे जीवन का रेखाचित्र केवल लेखक। 2016 से 2019 बैरोनेस वॉन स्केच शो कर्मचारी एपिसोड। यह बहुत बुनियादी स्तर पर संतुष्टि देता है। लेखक कहानी संपादक भी 29 एपिसोड। 2017 चाचा इमोगन 2 एपिसोड। 2018 जॉन रिचर्डसन परम चिंतक खुद 4 एपिसोड। एपिसोड के लेखक जॉन रिचर्डसन। 2019 दुनिया के हास्य कलाकार खुद एपिसोड में मार्टिन लेखक और निर्माता भी। 2020 से 2021 अच्छा लगना मी 12 एपिसोड। निर्माता और लेखक भी 6 एपिसोड। 2021 रिचर्ड ओस्मान का हाउस ऑफ गेम्स प्रतियोगी 5 एपिसोड। 2022 एलओएल आखिरी हंसने वाला प्रतियोगी कनाडाई संस्करण। फ्लाइट अटेंडेंट ग्रेस सेंट जेम्स 7 एपिसोड। अलग दिखे एक LGBTQ+ उत्सव खुद नेटफ्लिक्स वृत्तचित्र। 2023 दारोगा प्रतियोगी सीजन 15। 2024 जॉन मुलेनी प्रस्तुत करते हैं एवरीबॉडीज इन एले खुद एपिसोड तार के पैर। 2025 स्वच्छंद एलेक्स डेम्पसी 8 एपिसोड। निर्माता और लेखक भी। कॉमेडी स्पेशल। कॉमेडी स्पेशल। वर्ष शीर्षक वितरक नोट्स। 2023 में मार्टिन सैप नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल। डिस्कोग्राफी। स्टूडियो एल्बम। शीर्षक विवरण। उन्होंने 2013 में रिलीज हुई फिल्म बेले में मिस एलिजाबेथ मरे का किरदार निभाया था। उन्होंने डेनिस विलेन्यूवे की एनिमी 2013 में सह-अभिनय किया जो सारामागो की किताब पर आधारित थी, द डबल 2002, 21 और डेविड क्रोनबर्ग की मैप्स टू द स्टार्स 2014 में, जो हॉलीवुड की अतिरेक पर एक डार्क कॉमिक नज़र थी। 22 उन्होंने मार्च 2014 में CBC कनाडा रीड्स प्रतियोगिता में भाग लिया। सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई कि उन्हें मिरामैक्स की अलौकिक थ्रिलर द नॉएथ लाइफ ऑफ लुई ड्रेक्स में जेमी डोर्नन और आरोन पॉल के साथ कास्ट किया गया था। 23 यह फिल्म सितंबर 2016 में रिलीज हुई थी। गैडन ने अक्टूबर 2014 में रिलीज हुई ऐतिहासिक एक्शन फिल्म ड्रैकुला अनटोल्ड में ड्रैकुला की पत्नी मिरेना और संक्षेप में आधुनिक मीना की भूमिका निभाई। 24 2018 में गादोन। गैडॉन ने अपने निर्देशन की शुरुआत रील साइड के एक एपिसोड से की, जो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी जो फोटोग्राफर कैटलिन क्रोनबर्ग के साथ उनके सहयोगी संबंधों पर केंद्रित थी। इस एपिसोड का प्रीमियर 4 जून 2015 को कनाडा में द मूवी नेटवर्क पर हुआ। 25 2015 में गैडॉन ए रॉयल नाइट आउट में राजकुमारी एलिजाबेथ के रूप में दिखाई दी, जो कि वी-डे की शाम को अपनी बहन राजकुमारी मार्गरेट के साथ शहर में भावी रानी की गुप्त रात का एक गहरा काल्पनिक विवरण था। 26 2016 में गैडन ने लोगन लर्मन के साथ इंडिग्नेशन में अभिनय किया, जो फिलिप रोथ के 2008 के इसी शीर्षक वाले उपन्यास का रूपांतरण था, और जेम्स फ्रैंको के साथ 11.22.63 में अभिनय किया, जो स्टीफन किंग के इसी शीर्षक वाले उपन्यास का एक टेलीविजन मिनी सीरीज संस्करण था। 27 2017 में गैडन ने CBC मिनी सीरीज एलियास ग्रेस में विक्टोरियन युग की सजायाफ्ता हत्यारे ग्रेस मार्क्स की भूमिका निभाई, जो इसी नाम के मार्गरेट एटवुड के उपन्यास पर आधारित है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपना दूसरा कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता। 28 2019 में उन्होंने HBO एंथोलॉजी सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के तीसरे सीजन में अभिनय किया। 29-30 उन्होंने सेमी चेलास द्वारा निर्देशित फिल्म अमेरिकन वुमन में हांग चाउ के साथ सह-अभिनय भी किया। 2021 में
उन्होंने एलिसन पिल के साथ फिल्म ऑल माई पुनी सोरोज में दो मेनोनाइट बहनों की भूमिका निभाई, जो अपने धार्मिक जीवन को पीछे छोड़ देती है। गैडन ने इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स में एक कनाडाई फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 31 सितंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि गैडॉन ने अपनी पहली फीचर फिल्म हीथर ओनील के 2006 के उपन्यास लुलबीज फॉर लिटिल क्रिमिनल्स के रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 32 व्यक्तिगत जीवन। गैडॉन फिल्म एडिटर और निर्देशक मैथ्यू हन्नम के साथ रिश्ते में थे। 33 जनवरी 2019 के एक संयुक्त साक्षात्कार में इस जोड़ी ने बताया कि विदेशी शहरों में अस्थायी प्रवास का उनका साझा अनुभव लघु फिल्म पासेओ की प्रेरणा का हिस्सा था, पहली फिल्म जिसमें हन्नम ने गैडॉन का निर्देशन किया था। 34 गैडॉन की शादी सितंबर 2022 से मैक्स फाइन से हुई है। 35 उन्होंने दिसंबर 2023 में फेरारी के प्रीमियर पर अपना बेबी बम्प दिखाकर अपनी गर्भावस्था का खुलासा किया। 36-35 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2003 फास्ट फूड हाइज हो। 2004 भाई बहन मार्गरेट। 2007 चार्ली बार्टलेट प्रिसिला। 2009 लेस्ली माई नेम इज एविल लॉरा। 2011 एक खतरनाक तरीका एम्मा जंग। द मोथ डायरीज लूसी ब्लेक। सपनों का घर सिंडी। 2012 एंटी वायरल हन्ना गीस्ट। कॉस्मोपोलिस एलिस शिफ्रीन। 2013 दुश्मन हेलेन सेंट क्लेयर। रंगीली लेडी एलिजाबेथ मरे। एफ शब्द मेगन। 2014 पागल कामलाना आवाज की भूमिका। द अमेजिंग स्पीडर मैन दो कारी। सितारों के नक्शे क्लेरिस टैगगार्ट। ड्रैकुला अनटोल्ड मिरेना बटा मीना मरे। 2015 लड़की राजा काउंटेस एब्बा स्पेरे। एक शाही रात राजकुमारी एलिजाबेथ। 2016 रोश ओलिविया हटन। लुई ड्रेक्स का नवां जीवन नेटली। 2018 जॉन एफ डोनोवन की मृत्यु और जीवन लिज जोन्स। ऑक्टेवियो मर चुका है। टायलर केंट। में पर्ल मार्टिन। एक जन्म 2 मई 1987, एक कनाडाई हास्य कलाकार, अभिनेता, पटकथा लेखक और रिकॉर्डिंग कलाकार है। मार्टिन ने चैनल 4 बटा नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज फील गुड का सहनिर्माण, सहलेखन और अभिनय किया है। मार्टिन को इस सीरीज में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला हास्य प्रदर्शन के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। मार्टिन का जन्म टोरंटो में हुआ था। 3-4 वे कनाडाई लेखिका और शिक्षिका वेंडी मार्टिन। 5 और अंग्रेजी अभिनेता और संगीतकार से खाद्य लेखक बने जेम्स चैटो के बच्चे थे। 6-4-7 मार्टिन का बपतिस्मा ग्रीक द्वीप कोर्फू के एक गांव में हुआ था, जहां उनका परिवार कई वर्षों तक रहा था। 8 जेम्स और वेंडी पूर्व हिप्पी और कॉमेडी प्रशंसक थे। 7 परिवार का घर ब्रिटिश और अमेरिकी कॉमेडी क्लासिक्स की रिकॉर्डिंग से भरा हुआ था। 5 मार्टिन ने बेट मिडलर। 9 द किड्स इन द हॉल। 10 पीवी हरमन और रॉकी हॉरर शो। मार्टिन के दादा टॉम चैटो ने रॉकी हॉरर स्टेज संस्करण में कथावाचक के रूप में अभिनय किया के साथ बचपन के जुनून का वर्णन किया। मार्टिन अब इन जुनूनों को एक व्यसनी व्यक्तित्व के शुरुआती संकेतों के रूप में इंगित करते हैं। 5-11 साल की उम्र में मार्टिन को एक कॉमेडी क्लब में ले जाया गया और स्टैंड अप में उनकी रुचि हो गई। 9 मार्टिन और उनके 2 दोस्त एक साल में 160 बार सेकंड सिटी प्ले फैमिली सर्कस मैक्सिमस देखने जाने के कारण द ग्रुपीज के रूप में जाने गए। 5 मार्टिन ने 13 साल की उम्र में कॉमेडी मंडली द यंग एंड द यूजलेस के हिस्से के रूप में गिग्स बुक करना शुरू कर दिया था। 7-14 साल की उम्र में मार्टिन ने शराब पीना और अवैध ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 5-15 साल की उम्र में मार्टिन ने टोरंटो में जिस ऑल गर्ल्स स्कूल में वे पढ़ती थीं, उसे छोड़ दिया। 11 ताकि सेकंड सिटी कॉमेडी क्लब में काम करते हुए
कॉमेडी को पूरा समय दे सकें। 7-16 साल की उम्र में मार्टिन के माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। 9 और वे अपने 20 और 30 के दशक में कॉमेडियन दोस्तों के साथ रहे। रात के समय के दृश्य में अपमानजनक रिश्ते सामान्य थे। मार्टिन कहते हैं कि यदि आप किसी किशोर लड़की को ऐसे किसी भी उद्योग में डालते हैं तो लोग फायदा उठाने वाले होंगे। 5 मार्टिन अंततः ड्रग रिहैबिलिटेशन में गए। 12 आजीविका। मार्टिन का करियर कनाडा में 13 साल की उम्र में 3 लोगों के कॉमेडी समूह द यंग एंड द यूजलेस के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। 7-13 मार्टिन ने द सेकंड सिटी कॉमेडी क्लब में बॉक्स ऑफिस पर और स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में काम किया। 5-16 साल की उम्र में मार्टिन टिम सिम्स प्रोत्साहन निधि पुरस्कार के लिए सबसे कम उम्र के नामांकित व्यक्ति थे। 14 कनाडा में मार्टिन के काम में स्केच कॉमेडी सीरीज बेरोनेस वॉन स्केच शो के लिए लेखन शामिल है। 15 जिसके लिए मार्टिन 2 बार कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड विजेता है, जो कि विभिन्न प्रकार या स्केच कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए है। 16 2011 में मार्टिन ब्रिटिश कॉमेडी दृश्य में प्रवेश करने के लिए लंदन चले गए। 17 उनके 2015 एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल शो, जिसका शीर्षक में मार्टिन अस 18 था। 12 बीबीसी रेडियो 4 श्रृंखला में मार्टिन की 21वीं सदी की कामुकता के लिए गाइड का नेतृत्व किया। 19 मार्टिन ब्रिटिश टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम द नाउ शो में दिखाई दिए। 20 और ग्रोन अप लैंड की सहमेजबानी की। 21 2017 में मार्टिन ने एडिनबर्ग में सभी रूपों में लत के बारे में एक शो डोप का शुभारंभ किया, जिसे एडिनबर्ग कॉमेडी पुरस्कार के लिए चुना गया था। 22 यह शो मनोरंजक दवाओं के साथ साथ डोपामाइन, बाध्यकारी व्यवहार से जुड़े मस्तिष्क रसायन दोनों को संदर्भित करता है और अन्य शोधकर्ताओं के बीच डॉ गैबर मैट के काम पर आधारित है। 9 डोप को आधे घंटे के नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल में संशोधित किया गया था, जिसे कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड संग्रह के हिस्से के रूप में जनवरी 2019 में रिलीज किया गया था। 23 2019 में मार्टिन ने यह पुस्तक कैन एवरीवन प्लीज कैलम डाउन ए गाइड टू 21वीं सेंचुरी सेक्सुअलिटी जारी की। 24 ब्रैंडन जे मैक्लारेन, जन्म 15 अक्टूबर 1981, एक कनाडाई अभिनेता है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज जस्ट कॉज 2002 में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें ग्रेसलैंड, पावर रेंजर्स एसपीडी, रैनसम, हार्पर आइलैंड, द रूकी और स्लेशर जैसे शोज में मुख्य और सहायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने शीज द मैन, टकर एंड डेल वर्सेस एविल और डेड बिफोर डॉन जैसी फीचर फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई है। 2005 में उन्होंने पावर रेंजर्स एसपीडी में जैक लैंडर्स उर्फ रेड एसपीडी रेंजर की मुख्य भूमिका से प्रसिद्धि प्राप्त की। तब से उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में विविध भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक जीवन। मैक्लारेन का जन्म वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में इरा और डेनिस मैक्लारेन के घर हुआ था। उन्होंने सरे, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा स्थित जॉनस्टन हाइट्स सेकेंडरी स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और न्यूयॉर्क राज्य के सुनी स्थित अल्बानी विश्वविद्यालय से मानव जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैक्लारेन ने एथलेटिक छात्रवृत्ति पर सुनी में शिक्षा प्राप्त की और स्कूल की एनसीए डिवीजन आई फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। इसके बाद उन्होंने एक्शन थ्रिलर शाफ्ट 2000 में सहायक भूमिका निभाई। फिल्म को मिश्रित या औसत समीक्षा मिली, 51, और इसने 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट पर 107.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 52 अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर बुक क्लब के कैम विलियम्स ने कहा, डरपोक विवादित डायने के रूप में कोलेट ने फिल्म को कुछ ठोस और स्वागत योग्य नाटकीय वजन दिया है। 53 हालांकि द गार्जियन के जॉन पैटरसन ने इसे उनके लिए करियर का निचला स्तर बताया। 54 2001 में वह एचबीओ टीवी फिल्म डिनर विद फ्रेंड्स में दिखाई दी और बेथ की भूमिका निभाई, जो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला है
जो अपने पति द्वारा दूसरी महिला के लिए उसे छोड़ने से जूझती है। वैरायटी के स्टीवन ऑक्समैन ने कहा कि वह अपनी भूमिका के लिए अच्छी तरह से अनुकूल थीं। 2002 में उन्होंने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित द आवर्स में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने किट्टी नाम की एक महिला की भूमिका निभाई जो अपनी बांझपन की सर्जरी कराने की योजना बनाती है। जॉन पैटरसन को लगा कि उन्होंने उपनगरीय उदासी और यौन आत्मदमन से पैदा हुए एक पूरी तरह से विश्वसनीय छोटे पैमाने के भावनात्मक संकट को दर्शाया है। 57 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 21 अबाउट अ बॉय 2002 में उन्होंने अवसाद से ग्रस्त एक महिला का किरदार निभाया जो आत्महत्या करने का प्रयास करती है। डिजिटल स्पाई के डैनियल सैनी ने कहा कि वह हमेशा की तरह प्रभावशाली थीं, जबकि स्क्रीन डेली की शीला जॉनसन ने उनकी शक्तिशाली उपस्थिति की प्रशंसा की। 58 उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। कोलेट ने जापानीज स्टोरी 2003 में ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी सैंडी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसका एक जापानी व्यवसायी के साथ गहरा रिश्ता विकसित होता है। इसे 2003 के कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। 60 इस प्रदर्शन के कारण समीक्षकों ने मुख्य भूमिकाओं में उनकी वापसी का स्वागत किया। म्यूरियल्स वेडिंग के बाद पहली बार जॉन पैटरसन ने लिखा कि उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन दिया, उत्कृष्ट रूप से नियंत्रित और विस्तृत, और उनके प्रशंसकों को उनकी विशेष प्रतिभा के सभी प्रमाण मिले। 54 शिकागो रीडर के रिचर्ड पोर्टन ने टिप्पणी की, उनका बिल्कुल सही प्रदर्शन और निषेधात्मक और सुंदर आउटबैक का आश्चर्यजनक आह्वान इस फिल्म को अप्रत्याशित रूप से पुरस्कृत करता है। 61 आलोचकों ने उनकी भावनात्मक रेंज की प्रशंसा की। 63 2004 में उनकी दो रिलीज द लास्ट शॉट और कोनी एंड कार्ला को मेटाक्रिटिक द्वारा मिश्रित या औसत समीक्षा दी गई थी। 64 2005 से 2011 सहायक भूमिकाएं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा 2005 में कोलेट की एकमात्र फिल्म इन हर शूज, दो बहनों रोज और मैगी फेलर और उनकी अलग हुई दादी के बीच के रिश्ते पर आधारित एक कॉमेडी ड्रामा थी, जिसमें कैमरून डियाज और शर्ली मैक्लेन ने सहअभिनय किया था। जेनिफर वेनर के इसी नाम के 2002 के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म को आलोचकों से मिश्रित या औसत समीक्षाएं मिलीं। 65 बाद में उन्हें कम आत्मसम्मान वाली एक सफल लेकिन अकेली वकील रोज की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सैटेलाइट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने देखा। हमेशा की तरह उसका चेहरा पल पल उसकी भावनाओं का एक बारीक ट्रांसमीटर है और वह दर्शकों की भावनाओं का केंद्र बन जाती है। 66 24 वर्षीय कोलेट के ऊपरी शरीर का चित्र। उसके बाल काले हैं और वह बाईं ओर थोड़ा दाहिनी ओर मुंह करके खड़ी है। उसकी पोशाक की पट्टियां चमकदार, रंगीन मोतियों से जरी हुई है। कोलेट को 2007 में 7वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में, जहां उन्हें लिटिल मिस सनशाइन 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2006 में उन्होंने लिटिल मिस सनशाइन में अभिनय किया, जो एक कॉमेडी ड्रामा रोड मूवी थी जो बच्चों की सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए एक परिवार की यात्रा के बारे में थी। इसका प्रीमियर उस वर्ष जनवरी में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसके वितरण अधिकार फेस्टिवल के इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक के लिए फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स द्वारा खरीदे गए। 67 द न्यूयॉर्क टाइम्स की शेरोन वैक्समैन ने उन्हें मजेदार और विश्वसनीय कहा, जबकि बीबीसी की स्टेला पापामाइकल ने महसूस किया कि उनका कम उपयोग किया गया था। 69 फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दूसरी बार बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया। 21 इसने दुनिया भर में 100.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 2000 के दशक के मध्य की सबसे सफल स्वतंत्र फिल्मों में से एक बन गई।
बाद वाले को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया 64-71, जबकि द नाइट लिसनर ने 10.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व के साथ उच्च कमाई की। 72 5 वर्षों में अपनी पहली टेलीविजन प्रस्तुति HBO BBC की संयुक्त लघु श्रृंखला सुनामी द आफ्टरमैथ 2006 में उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी कर्मचारी की भूमिका निभाई जो 2004 के हिंद महासागर भूकंप और उसके परिणामस्वरूप थाईलैंड में आई सुनामी के बाद की घटनाओं से निपटने की कोशिश करती है। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिली। USA टुडे के रॉबर्ट बियांको ने कहा कि यह अक्षम्य रूप से बेस्वाद, बेसुरी और नीरस थी, और वैरायटी के ब्रायन लोरी ने टिप्पणी की कि फिल्म ऐसी ऊंची जमीन को छूने की कोशिश करती है जहां वह कभी पहुंच ही नहीं पाती। 73-74 इसके बावजूद कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की गई। 75-76 अपनी भूमिका के लिए कोलेट को अपना पहला प्राइम टाइम एमी नामांकन और तीसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 21-77 अगस्त 2006 में एक समारोह में कोलेट ने हेलेन रेड्डी को ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन अरिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया और उनके गीत आई एम वुमन 1971 को कालातीत बताया। 1988 के अंत में कोलेट बर्गर ब्रेन द फास्ट फूड म्यूजिकल में द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के समीक्षक बॉब इवांस के साथ दिखाई दी, जिन्होंने कहा कि वह एक सपने की तरह गाती है। 18 उन्होंने 1988 में एक गायक के रूप में कॉमेडी विविधता शो ब्ला 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 में अपनी टेलीविजन शुरुआत की। 4 उनकी पहली टेलीविजन अभिनय भूमिका 1990 में 7 नेटवर्क ड्रामा सीरीज ए कंट्री प्रैक्टिस सीजन 10 एपिसोड 31 द स्टिंग पार्ट 1 में ट्रेसी के रूप में एक अतिथि भूमिका में थी। 19 उनकी पहली पेशेवर थिएटर भूमिका उस वर्ष मई में क्यू थिएटर पेनरिथ में ऑपरेशन होली माउंटेन में डेबी के रूप में थी। 17-20 NSW पब्लिक स्कूल टीचर्स फेडरेशन के जर्नल के फ्रैंक बार्न्स ने देखा। 20 वह सिडनी थिएटर कंपनी में शामिल हो गई और दिसंबर 1990 से फरवरी 1991 तक सिडनी ओपेरा हाउस के ड्रामा थिएटर में ए लिटिल नाइट म्यूजिक में दिखाई दी। 17 उन्होंने किंग लियर मार्च 1994 में कॉर्डेलिया का प्रदर्शन किया और रश द्वारा निर्देशित बेलवॉयर स्ट्रीट थिएटर में स्टेज प्रस्तुतियों में भी शामिल थीं। 17 1992 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा स्पॉट्सवुड, जिसे अमेरिका में द एफिशिएंसी एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है, में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसमें एंथनी हॉपकिंस ने अभिनय किया और उस समय के नवागंतुक रसेल क्रो भी शामिल थे। 21 उन्होंने वेंडी की भूमिका निभाई, जो एक फैक्ट्री वर्कर है जो साथी कर्मचारी केरी बेन मेंडेल सोहन के प्रति एक गुप्त आकर्षण रखती है। 22 फिल्म न्यूज के पीटर गैल्विन ने कहा, यहीं पर फिल्म को असली गर्मजोशी, जोश और दर्द मिलता है जो सभी उसके अभिव्यंजक चेहरे में समाहित है। वह बहुत बढ़िया है और मेंडेल सोहन भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं। 22 अर्बन सिनेफाइल के एंड्रयू अर्बन ने महसूस किया कि उसकी एक प्यारी भूमिका है और वह इसे न्यूनतम उत्कृष्टता के साथ करती है। 23 प्रदर्शन के लिए 1992 में उनके एजेंट ने उन्हें एक अच्छी भूमिका वाली प्रस्तावित फिल्म परियोजना के बारे में सचेत किया। एक साल बाद म्यूरियल वेडिंग 1994 को वित्तपोषित किया गया और जून 1993 में कास्टिंग शुरू हुई। 4-26 हालांकि अभिनेता ने पहले दिन ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें 3 महीने बाद तक भूमिका नहीं मिली। 27-28 म्यूरियल को चित्रित करने की तैयारी में अभिनेता ने 7 सप्ताह में 18 किलोग्राम 40 पाउंड वजन बढ़ाया। 3-28 रिव्यूज के जेम्स बेरार्डिनेली ने उन्हें जीवंत और ऊर्जावान कहा, जबकि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पीटर स्टैक ने कहा कि कोलेट ने निहत्थे ईमानदारी के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 29-30 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए AACTA पुरस्कार जीता। 21-31
1996 में उन्होंने 3 फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। कॉमेडी ड्रामा कोसी में, जिसमें वह म्यूरियल की वेडिंग की सहकलाकार रेचल ग्रिफिथ्स के साथ फिर से नजर आईं, उन्होंने एक ऐसे अभिनेता की भूमिका निभाई जो नशे की लत से उबर रहा है। वैरायटी पत्रिका के डेविड स्ट्रैटन ने कहा कि कोलेट ने शानदार प्रदर्शन किया। 32 ड्रामा लिलियन की स्टोरी में उन्होंने एक विलक्षण महिला की भूमिका निभाई जिसे युवावस्था में मानसिक शरण में भेज दिया गया था। स्ट्रैटन ने उसे मर्मस्पर्शी पाया और उसकी सीमा और गहराई पर ध्यान दिया। 33 उन्होंने अपना दूसरा आक्ता पुरस्कार जीता, इस बार सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। 34 जेन ऑस्टेन के इसी नाम के उपन्यास के रूपांतरण पीरियड कॉमेडी एम्मा में। 35 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की जेन गन्हल ने लिखा। हैरियट के साथ दिल तोड़ने वाली सहानुभूति के साथ खेला गया। वह मिस्टर राइट से मिलने की बेताब कोशिश कर रही थी, इतनी अजीब तरह से कि आपको डर लगता है कि वह केले के छिलके पर फिसल जाएगी। 35 उन्होंने लिसा कुड्रो, पार्कर पोसी और अलाना उबाक के साथ क्लॉकवॉचर्स 1997 में अभिनय किया, जिसमें एक कार्यालय में काम करने वाले 4 दोस्तों के जीवन को दर्शाया गया था। द फिल्मफाइल के डस्टिन पुटमैन ने इसे फिल्म का रत्न कहा और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, विशेष रूप से कोलेट को, जिन्हें उन्होंने उत्कृष्ट कहा। 36 द बॉयज 1998 में मिशेल के रूप में उनकी सहायक भूमिका के लिए उन्होंने अपना तीसरा AACTA पुरस्कार जीता। 37 हालांकि वेलवेट गोल्डमाइन 1998 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने उत्पादन बजट के आधे से भी कम की कमाई की। 38 मेटाक्रिटिक ने 25 आलोचकों के आधार पर 65% स्कोर की रिपोर्ट की, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 41 उनकी अगली फिल्म आठ वीमेन 1999 को उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। मेटाक्रिटिक ने इसे 36% का आमतौर पर प्रतिकूल स्कोर दिया। 42 1999 से 2004 द सिक्स्थ सेंस और ब्रॉडवे। एक 45 वर्षीय व्यक्ति का सिर दिखाया गया है। वह मुस्कुरा रहा है और माइक्रोफोन के सामने खड़ा है। निर्देशक एम नाइट श्यामलन ने कोलेट को द सिक्स्थ सेंस 1999 में कास्ट किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। जब कोलेट को एम नाइट श्यामलन की द सिक्स्थ सेंस 1999 की पटकथा मिली, तो उन्हें डर था कि यह एक फार्मूलाबद्ध हॉलीवुड एक्शन ड्रामा होगी। 41 हालांकि वह कहानी से प्रभावित हुई और ऑडिशन के लिए राजी हो गई और मारिसा टोमेई सहित अन्य अभिनेताओं को हराकर भूमिका जीत ली। 41 उन्होंने लिंसियर की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे कोल हेली जोएल ओस्मेंट को पालने के लिए संघर्ष कर रही एक मां थी जो भूतों से संवाद करता है। 43 द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के गैरी थॉम्पसन ने कहा, कार में वह दृश्य जब कोल अपना रहस्य उजागर करता है वह बहुत ही दिलचस्प है और ओस्मेंट और कोलेट ने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया है। 44 उन्होंने आगे कहा, 44 द सिक्स्थ सेंस ने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट पर 670 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 1999 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 45 इसने 6 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए, जिसमें कोलेट का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन भी शामिल था। 46 उन्होंने कहा, हम सभी को एक निश्चित एहसास था कि यह किसी न किसी तरह खास होने वाला है। इसने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया और इसे बहुत से लोगों ने पसंद किया। 46 2000 में उन्होंने द वाइल्ड पार्टी में एक प्रमुख भूमिका के साथ ब्रॉडवे पर शुरुआत की, जिसमें उन्होंने क्वीनी की भूमिका निभाई, जो एक मर्दवादी शो गर्ल है जो अपने पति के साथ एक भव्य पार्टी का आयोजन करती है। मूल रूप से वेनेसा विलियम्स के लिए लिखा गया था। यह पूर्व में अनुपलब्ध होने के बाद कोलेट के पास चला गया। 47 चार्ल्स इशरवुड ने संगीत और अभिनेता के प्रदर्शन को कम प्रभावित महसूस किया। कोलेट की क्वीनी सपाट और एक आयामी है,
वह उस गर्मजोशी को व्यक्त नहीं करती है जो भावनात्मक निवेश को आमंत्रित करती है। 48 द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रेंटली ने मतभेद किया। सुश्री कोलेट शाम का सबसे पूर्ण रूप से महसूस किया गया प्रदर्शन देती है, लेकिन उन्होंने यान्सी एरियस के साथ केमिस्ट्री की कमी की आलोचना की। 49 उन्हें एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 21 कोलेट ने ब्रॉडवे प्रतिबद्धताओं के कारण ब्रिजेट जोन्स की डायरी में शीर्षक भूमिका को ठुकरा दिया। 50 अगले वर्ष उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड की कानूनी थ्रिलर जूरर नंबर 2, 2024 में एक हत्या के मुकदमे के दौरान एक आक्रामक अभियोजक की भूमिका निभाई। 166 167 वह मिशेल डेनर द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी अंडर द स्टार्स में एंडी गार्सिया के साथ अभिनय करने के लिए तैयार है। 168 अन्य उद्यम संगीत व्यवसाय। छोटी उम्र से ही संगीत और गायन को संजोने के बावजूद कोलेट ने 1990 के दशक के मध्य में इसे छोड़ दिया और बताया, गायन एक बहुत ही निजी जगह से आता है। यह आपकी आवाज है। और केवल पिछले कुछ वर्षों में ही मैंने खुद को गाते हुए सहज महसूस किया है। 1996 में उन्होंने फिल्म कोसी के साउंड ट्रैक के लिए 3 कवर संस्करण गाए। डोंट ड्रीम इट्स ओवर मूल रूप से क्राउडेड हाउस द्वारा, स्टैंड बाय मी, बेन ई. किंग और थ्रो योर आर्म्स अराउंड मी, हंटर्स एंड कलेक्टर्स। 169 2000 में उन्होंने इसी नाम के ब्रॉडवे संगीत के लिए कास्ट एल्बम द वाइल्ड पार्टी के लिए 9 ट्रैक रिकॉर्ड किए। 170 कटेनप की एलिस सोमर ने संगीत की समीक्षा में लिखा कि 171 कॉनी एंड कार्ला 2004 के साउंड ट्रैक के लिए कोलेट और उनकी सहकलाकार निया वर्दालोस ने कई शो ट्यून्स के युगल गीत रिकॉर्ड किए, जिनमें आई एम गोना वॉश दैट मैन राइट आउटा माई हेयर, मे बी दिस टाइम और कैबरे शामिल है। 172 173 आई फॉर फिल्म के डेविड हेविलैंड ने प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए कहा, संगीत में संख्याएं एक कैंप विजय है। 174 उन्होंने डेबोरा कॉनवे और विली जिगियर के एल्बम समरटाउन के लिए संडे मॉर्निंग ट्रैक गाया। उन्होंने अबाउट ए बॉय, ए लॉन्ग वे डाउन, मिस यू ऑलरेडी और हार्ट्स बीट लाउड के साउंड ट्रैक के लिए भी गाने गाए हैं। कोलेट किशोरावस्था से ही अपने गाने लिखती रही है। 175 2006 में अपने पति डेव गैलाफासी, ड्रम पर पूर्व गेल्बिसन, के प्रोत्साहन से उन्होंने सिडनी में टोनी कोलेट एंड द फिनिश का गठन किया। 175 176 बैंड में कीबोर्ड पर अमांडा ब्राउन, गिटार पर ग्लेन रिचर्ड्स, पियानो और कीबोर्ड पर डेविड लेन और बास गिटार पर पीट फार्ले भी शामिल हुए। 175 177 उनका पहला गिग द बेसमेंट, सिडनी में था। मैं पूरी तरह से डर गई थी और मुझे लगता है कि एक बार जब मैंने इसे रास्ते से हटा दिया तो मैं बस इसका आनंद ले रही हूं। अभिनय में, फिल्म जगत में, वे अभिनेताओं से चीजें छिपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुशन देते हैं। इसलिए मैं वास्तव में अपने हाथों को गंदा करने का आनंद ले रही हूं। 177 9 अक्टूबर 2006 को बैंड ने अपना पहला एल्बम ब्यूटीफुल अवेकवर्ड पिक्चर्स, हुला हूप रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया। अपने निजी जीवन को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने विवाहित नाम टोनी कोलेट गैलाफासी के तहत सभी 11 ट्रैक लिखे। 14 178 इसे 2 हफ्तों में रिकॉर्ड किया गया। कोलेट ने जिगियर के साथ सहनिर्माण किया। 175 179 स्पुतनिक म्यूजिक के इक्लेक्टिक ने इसे एक सकारात्मक समीक्षा दी। कोलेट के दबे हुए स्वर परिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी वे इतने करीब है कि सभी को पसंद आएंगे। हालांकि उन्होंने कुछ ट्रैक के बोलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें कुछ बेहद खराब लाइनें थीं। 180 एल्बम से 2 एकल गाने निकले। ब्यूटीफुल अवेकवर्ड पिक्चर्स सितंबर बाद में आर्या सिंगल्स चार्ट टॉप 100 में पहुंच गया।
181 जुलाई 2007 में टोनी कोलेट और द फिनिश ने लाइव अर्थ के सिडनी शो को शीर्षक दिया, जिसमें उन्होंने टी रेक्स के चिल्ड्रेन ऑफ द रेवोल्यूशन का एक कवर गीत गाया। 182 183 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 184 लेकिन 2007 के बाद से उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया और न ही कोई नई सामग्री जारी की। 2012 में उन्होंने एक और एल्बम बनाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन कहा कि उन्हें उस परियोजना के लिए पर्याप्त समय निकालना मुश्किल लगता है। 2018 में कोलेट ने हॉरर फिल्म हेरेडिटरी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एनी ग्राहम की भूमिका निभाई, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद अलौकिक द्वारा प्रेतवाधित परिवार की कुलमाता थी। 136 वह शुरू में भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थीं, लेकिन पटकथा के जमीनी दृष्टिकोण और दुहक और नुकसान की खोज से आश्वस्त हो गईं। 10 उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे कठिन माना। वल्चर के राहेल हेल्लर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने प्रतिबिंबित किया, इस फिल्म में कोई आसान क्षण नहीं था। मैं 14 टेक दृश्यों की शूटिंग कर रही थी, अपने परिवार से संबंधित होने में बहुत नुकसान और कठिनाई के बारे में बात कर रही थी। 137 फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 24 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने 80.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 139 140 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड जीता और अपने प्रदर्शन के लिए उस श्रेणी में ACTA, क्रिटिक्स चॉइस और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स के लिए नामांकित हुईं। 21 141 उन्होंने वांडरलस्ट 2018 में अभिनय किया, जो BBC वन की एक ड्रामा सीरीज है, जो कोलेट के किरदार जॉय रिचर्ड्स, एक चिकित्सक और उनके पति के बीच के अशांत संबंधों के बारे में है। 142 90 होस्टेज के बाद से यह टीवी सीरीज में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। उन्होंने श्रृंखला में एक सहयोगी निर्माता के रूप में भी काम किया। 143 इंडीवायर के बेन ट्रेवर्स ने लिखा, वह अशांत भावनात्मक समुद्रों के माध्यम से श्रृंखला का आश्वासन के साथ मार्गदर्शन करती है, और वल्चर की जेन चेनी ने टिप्पणी की कि यह शो केवल उनके प्रदर्शन के लिए देखने लायक था। 143 144 उसी वर्ष वह कॉमेडी हार्ट्स बीट लाउड में भी दिखाई दी। 64 जिसका प्रीमियर भी सनडांस में हुआ था। पीटर ब्रैडशॉ ने इसे दिल को छू लेने वाली फिल्म कहा। कोलेट 2019 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नाइव्स आउट के प्रीमियर में भाग लेते हुए। अगले वर्ष कोलेट ने डैन गिलरॉय की वेलवेट बज जाओ 2019 में जेक गिलेनहाल और रेने रूसो के साथ हॉरर शैली में वापसी की। आंशिक रूप से कला की दुनिया के बारे में एक व्यंग्य, इसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ध्रुवीकरण प्रतिक्रियाओं के साथ हुआ। 146 147 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने इसे एक सकारात्मक समीक्षा दी। वह उतनी ही अच्छी है जितनी हम उसे उम्मीद करते हैं। 148 उन्होंने डैनियल क्रेग, एना डी अरामास, जेमी ली कर्टिस, माइकल शैनन और क्रिस्टोफर प्लमर सहित कलाकारों की टुकड़ी के साथ रियान जॉनसन की मिस्ट्री थ्रिलर नाइव्स आउट में जोनी थ्रोम्बे के रूप में सहायक भूमिका निभाई। इसका प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। 149 आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। जो मॉर्गनस्टर ने लिखा कि कोलेट ने अपने चरित्र की शैली को उत्साह के साथ निभाया है और डेविड रूनी ने उन्हें एक गहरी ईमानदार बनावटी के रूप में दिव्य माना। 150 151 2019 में कोलेट ने नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज अनबिलीवेबल में मेरिट वेवर और कैटिलिन डेवर के साथ एक परेशान करने वाले बलात्कार के मामले की जांच करने वाली पुलिस जासूस ग्रेस रासमुसेन की भूमिका निभाई। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले ही इसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हें विषय महत्वपूर्ण और बहुत सार्थक लगा। 152 इसे 32 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा था, जिससे यह नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी श्रृंखला बन गई। 153 कई आलोचकों ने वेवर के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की। 154 न्यूयॉर्क की जेन चैनी ने लिखा,
वेवर और कोलेट दोनों पूरी तरह से प्रामाणिक महिलाओं का निर्माण करती है जो ईमानदारी से भरी होती है, लेकिन उनमें पर्याप्त असुरक्षाएं भी होती है और वास्तविक इंसानों की तरह दिखने के लिए पर्याप्त गलतियां भी होती है। 155 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 156 157 158 2020 में उन्होंने ड्रामा फिल्म ड्रीम हॉर्स में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग की साउथ वेल्स निवासी की भूमिका निभाई जो एक रेस के घोड़े को प्रशिक्षित करने का फैसला करती है। वैरायटी के डेनिस हार्वे ने उनकी फिल्म के भावनात्मक भार को आसानी से उठाने के लिए प्रशंसा की। 159 वह चार्ली कॉफमैन की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स में दिखाई दी, जो सितंबर 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 160 2021 में उन्होंने साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म स्टोवे और गिलर्मो डेल टोरो की नियोनोयर थ्रिलर फिल्म नाइटमेयर एले में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 161 उन्होंने नेटफ्लिक्स थ्रिलर सीरीज पीसेज ऑफ हर मार्च 2022 में अभिनय किया। 162 और HBO मैक्स लिमिटेड सीरीज द स्टेयरकेस में कैथलीन पीटरसन का किरदार निभाया, जिसके बाद उन्हें लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2023 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी माफिया मम्मा का निर्माण और अभिनय किया। कॉमेडी ड्रामा लकी देम 2013 में, जिसने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की, कोलेट ने एली क्लग का किरदार निभाया, जो एक संगीत समीक्षक थी जिसे एक गायब हुए संगीतकार और बचपन के प्यार के बारे में लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और उसने खुद को उसका पता लगाने का काम सौंपा। उसने यह भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि उसे लगा कि पटकथा में आत्मनिर्भरता और आत्मसाक्षात्कार जैसे विषयों के प्रति यथार्थवादी और गहन दृष्टिकोण है। 111 बाद में उसने कहा कि उसने अब तक निभाई गई सभी भूमिकाओं में से एली सबसे ज्यादा उससे मिलती जुलती थी। 111 फिल्म को उसके प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। 112 हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने लिखा कि यह अद्भुत टोनी कोलेट के स्मार्ट, भावपूर्ण काम के केंद्र में। 113 यह फिल्म ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई, जहां लिबर्टास फिल्म मैगजीन के जो बेंडेल ने उनके प्रदर्शन को फेस्टिवल का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया। 114 रिलीज होने पर द डिसॉल्व के माइक डिएंजेलो ने लिखा कि वह कुछ भी करने में सक्षम है। 115 14 साल की अनुपस्थिति के बाद कोलेट 2014 में ब्रॉडवे में लौटीं और विल एनो के नाटक द रियलिस्टिक जोन्सिस में जेनिफर जोन्स की भूमिका निभाई, जिसमें सहकलाकार मारिसा टोमेई, माइकल सी हॉल और ट्रेसी लेट्स भी थीं। नाटक एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो अपनी असुरक्षाओं और डर को अपने अगले दरवाजे के पड़ोसियों पर समान उपनाम के साथ पेश करते हैं। नाटक की समीक्षा सकारात्मक रही, जिसमें अभिनेता और पूरे कलाकारों ने उच्च प्रशंसा अर्जित की। 116 द न्यूयॉर्क टाइम्स के चार्ल्स इशरवुड ने लिखा कि सुश्री कोलेट जेनिफर के रूप में एक मार्मिक, हताश गरिमा का परिचय देती है। 117 वैरायटी की मर्लिन स्टासियो ने उनके काम को बेहद मजेदार कहा। 118 जबकि हॉलीवुड रिपोर्टर की रूनी ने दावा किया। 119 कलाकार और उनके सहकलाकारों ने सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क स्पेशल अवार्ड जीता। 120 42 वर्षीय इस महिला को आधे शरीर वाली तस्वीर में दिखाया गया है। उन्होंने पीली स्कर्ट के ऊपर सफेद टॉप पहना हुआ है। वह मुस्कुरा रही है और बाईं ओर मुंह करके खड़ी है। उनके बाल छोटे, गोरे से हल्के भूरे रंग के हैं। उनके पीछे बाईं ओर एक पुरुष हेडफोन और माइक्रोफोन लगाए हुए है, जबकि दाईं ओर एक महिला छाता पकड़े हुए है। कोलेट 2015 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिस यू ऑलरेडी के प्रीमियर में भाग लेती हुई। 2014 में कोलेट 3 कॉमेडी फिल्मों टैमी, ए लॉन्ग वे डाउन और हेक्टर एंड द सर्च फॉर हैप्पीनेस में दिखाई दीं। 64 तीनों को मेटाक्रिटिक द्वारा
आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा के रूप में रेट किया गया है। 64 उसी वर्ष उन्होंने एनिमेशन द बॉक्सट्रॉल्स में लेडी पोर्टलेरिंथ को आवाज दी। 64 उन्होंने कॉमेडी ड्रामा मिस यू ऑलरेडी 2015 में जेस के रूप में ड्रू बैरीमोर के साथ मिली के रूप में अभिनय किया, जो दो महिलाओं के बारे में है जिनकी दोस्ती का परीक्षण तब होता है जब जेस एक परिवार शुरू करता है जबकि मिली बीमार पड़ जाती है। इसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ 121 और मेटाक्रिटिक ने इसे 59% रेटिंग दी। 123 इसके बाद कोलेट ने हॉरर फिल्म क्रैम्पस 2015 में एक बिखराव वाले परिवार की मुखिया की भूमिका निभाई। 2016 में उनकी एकमात्र रिलीज क्राइम थ्रिलर इम्पेरियम थी, जिसमें उन्होंने डैनियल रेडक्लिफ के साथ एंजेला जम्पारो की भूमिका निभाई थी, जो एक श्वेत वर्चस्ववादी समूह पर निशाना साधने वाली एक FBI विश्लेषक थी। सीमित रिलीज के बावजूद फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजल्स टाइम्स के गैरी गोल्डस्टीन ने इसे प्रभावशाली रूप से आयामी, तनावपूर्ण, मनोरंजक और विचलित करने वाला कहा और रेडक्लिफ के किरदार की सुपरवाइजर के रूप में उन्हें उत्कृष्ट पाया। 124 2017 में कोलेट कई फिल्मों में दिखाई दी, सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ। एक्शन फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज, जिसमें विन डीजल ने अभिनय किया, एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने $346.1 मिलियन की कमाई की। 125 और मिश्रित समीक्षाएं अर्जित की। हालांकि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने CIA ऑपरेटिव के रूप में अपनी भूमिका के ठंडे खून वाले चरम को अपनाने के लिए उनकी प्रशंसा की। 126 उनकी अगली दो फिल्में, युद्ध ड्रामा द येलो बर्ड्स और कॉमेडी फन मॉम डिनर, का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 127 हालांकि इन दोनों को मिश्रित या औसत समीक्षा मिली। 64 अभिनेता के काम की सराहना की गई, विशेष रूप से पूर्व में। लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक ने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे वह और सहकलाकार जेनिफर एनिस्टन समान रूप से स्वाभाविक प्रदर्शन देते हैं। 128 वह एक्शन थ्रिलर अनलॉक्ड और कॉमेडी मैडम और प्लीज स्टैंड बाय में भी थीं, जिनमें से सभी को मेटाक्रिटिक के अनुसार मिश्रित या औसत समीक्षा मिली थी। 64 मिस्ट्री ड्रामा जैस्पर जोन्स 2017 को बेहतर प्रतिक्रिया मिली, रॉटन टोमाटोज पर 77% प्राप्त हुआ। 129 सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की सैंड्रा हॉल ने उनकी भावनात्मक सीमा की प्रशंसा की और द गार्जियन के लिए लिखते हुए जेम्स डगलस ने कहा कि वह हमेशा की तरह असंभव रूप से जीवंत थीं। 130 131 वैरायटी के रिचर्ड क्विपर्स ने कलाकार के चरमोत्कर्ष वाले एक आलाप की प्रशंसा की जिसमें उनका चरित्र उनके असंतोष पर विलाप करता है, उन्हें सकारात्मक रूप से विद्युतीकरण कहा। 132 उस वर्ष भी उन्होंने अपने US आधारित प्रतिभा प्रबंधक जेन टर्नर के साथ प्रोडक्शन कंपनी वोकैब फिल्म्स का गठन किया। 133 उन्होंने पहले उन फिल्मों के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया था जिनमें वह दिखाई दी, लाइक माइंड्स 2006, द ब्लैक बैलून और हे इट्स एस्तेर ब्लूबर्गर दोनों 2008। 134 वोकैब फिल्म का पहला प्रोजेक्ट द बेस्ट ऑफ एडम शार्प 2016 है, जो साथ ही ऑस्ट्रेलियाई ग्रीम सिम्सियन का एक उपन्यास है। 133 कोलेट को महिला प्रधान भूमिका एंजेलिना ब्राउन की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है, जिसे डेडलाइन की अनीता बुश ने एक बुद्धिमान और मजबूत इरादों वाली महिला के रूप में वर्णित किया है, जिसने एडम को सिखाया कि इसका क्या मतलब है और फिर प्यार खोना। 133 एक अन्य परियोजना 135 उन्होंने अपनी प्रेरणा के बारे में बताया, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और एक प्रामाणिक जीवन जीने के बारे में है। स्वीकृति और एकीकरण या उसके अभाव के बारे में यह कहानी बताने के लिए इससे ज्यादा प्रासंगिक समय नहीं हो सकता। ये जटिल महिला पात्र ईमानदार, त्रुटिपूर्ण और प्रेरणादायक है। हमें इनकी और जरूरत है। 135
तो बात कर ले इसके एपिसोडों की, तो टोटल हमें 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं और ये हमें 25 तारीख को, इस महीने में 25 सितंबर 2025 को ये रिलीज़ कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली ये एक तरह से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलेंगे और इंडिया के अंदर ये हिंदी में भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।